तो आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, जो कि अभी आपका पेपर होके हटा था, एंड यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स में आपको ये एज अ पीवाईक्यू की रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी से ही काम करना शुरू करना जरूरी है, तभी जाके आपकी जो प्रिपरेशन है वो टाइमली कंप्लीट होगी। तो आप ज़्यादा लोड ना लो, ज़्यादा प्रेशर ना लो, तो 5 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट अ मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? बहरीन, ईरान, इराक, कतर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं 1981 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी अबू धाबी के अंदर, एंड इसका अगर आप यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करो तो वो रियाद के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर है। अब आप देखो कोई भी ऐसी कंट्री जो कि अब बिजनेस कंडक्ट करा रही है, गल्फ नेशंस है ना, वहाँ पे ऑयल यानी कि तेल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एक बेसिक सा सिंपल सा आपको ना क्वेश्चन चीज पूछ रहा था कि कौन से ऐसे मेंबर्स नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। अब कोऑपरेशन के लिए किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर ना स्टेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह से उनकी जो मार्केट है वो अब वोलेटाइल होना यहाँ पर नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से उनकी जो मार्केट है वो वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ईरान एंड इराक के अंदर आप टाइम एंड अगेन देखो वॉलेटिलिटी तो कहीं पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। तो इसी वजह से अगर आप जनरल साइंस में देखो तो बहरीन एंड कतर इसका करेक्ट आंसर था। करेक्ट आंसर एज इन कि जो मेंबर्स गल्फ काउंसिल के यहाँ पर हैं, जो मेंबर्स यहाँ पर नहीं है वो ईरान और इराक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको वैसे याद है तो अगर आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन इसके मेंबर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका असर्शन एंड रीजनिंग का पीआईएल के ऊपर था। जस्टिस पीएन भगवती की जब हम बात कर रहे हैं तो पीआईएल के अंदर स्पेसिफिकली उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इंडिया की इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ। सेकंड स्टेटमेंट रीजनिंग वाली कह रही है आपको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाकर एक पीआईएल फाइल कर सकते हो, एक एप्लीकेशन के थ्रू भी, है ना। तो एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या करते हो? जनरल इंटरेस्ट को ही केटर करते हो ना, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को अगर आप केटर कर रहे हो तो आप क्या पब्लिक एट लार्ज को हेल्प कर रहे हो। तो अभी किस है एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ आपका क्या कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए, है ना, कि जहां पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है टू द लार्जर सेट ऑफ पीपल तो आप उसको डायरेक्टली एड्रेस कर पाओ। असर्शन आपकी करेक्ट हो गई। देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, ऑब्वियसली सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, क्योंकि पीआईएल के केसेस में अगर आप देखोगे एनवायरमेंट रिलेटेड मुद्दे, वुमेन रिलेटेड मुद्दे, उन लोगों के जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उनके लिए कोई स्पेसिफिकली एक्टिविस्ट आ गया या कोई व्यक्ति उनमें से एक जो पढ़ा लिखा है वो एक एप्लीकेशन को डाल देगा पीआईएल की, है ना। तो इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं। उनकी जस्टिस जो है वो स्पीडी डिलीवरी से हो सकती है ना। राइट टू जस्टिस अभी कोई यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट टू लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट टू स्पीच एग्जिस्ट करती है, तो उसी के अंडर आपकी रीजनिंग भी यहाँ पर करेक्ट होती है। तो करेक्ट आंसर इज के बोथ असर्शन एंड रीजनिंग इज ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय। अब यहाँ पे पहली बात तो ये इज वर्ड आ गया, नॉट रिटन बाय कालिदास। तो इज वर्ड आ जाता है ना, इज और आर लिखा होता है ना तो समझ में भी आ जाता है। यहाँ पर आपको हिंट मिल गई क्वेश्चन के अंदर, इज वर्ड आ गया है, मतलब कोई इनमें से एक है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस वाली ऑप्शन आपके पास या तो ऑप्शन नंबर बी थी या ऑप्शन नंबर डी थी। अब मेघदूत जो है वो कालिदास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बिल्कुल बेसिक के अंदर आप इसको पढ़ते हो। वेयर एज अगर आप श्रृंगार षटक की बात करते हो आप यहाँ पर श्योरिटी नहीं ले सकते, बट मेघदूत को लेकर अगर आप श्योर हो कालिदास की, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स में जब हम कालाविका गणी मित्रम के बारे में पढ़ते हैं, मेघदूत के बारे में पढ़ते हैं, तो कालिदास के लिए हम स्पेसिफिकली 2 बुक्स जो हैं उनको रेफर करते ही करते हैं। तो आप यहाँ पर भी अंदाजा लगा सकते थे, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर इज वर्ड आ गया है, सिर्फ उसी वजह से किस तरीके से आपकी जो आइडियोलॉजी है या आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो एग्जामिनर को आप इसी तरीके से पकड़ सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं भी आता होता तो तुक्का आपका तभी इस तरीके से लग सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी बनता है। जब हम मेघदूत की बात करते हैं, क्लाउड मैसेंजर नाम से पता लग रहा है, मेघ मतलब क्लाउड, मैसेंजर दूत। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अब आपको पता है कि जो लंका है वो किसकी थी, कुबेर स्पेसिफिकली अगर आप बात करो माइथोलॉजिकली वो यक्ष कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक राक्षस होते हैं, एक यक्ष होते हैं, यक्षों के पास पैसा बहुत होता है, तो कुबेर जो है वो हम क्या बोलते हैं, धन के राजा होते हैं, है ना। तो धन की राजा यानी कि लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा की जाती है। तो अब यक्ष जो है उन्हीं में से एक कोई फीमेल यक्षिनी स्पेसिफिकली अगर हम बोलते हैं तो उनकी लव स्टोरी के ऊपर मेघदूत की कहानी है। ठीक है, कि वो कैसे मैसेज भेजते हैं कि एग्जाइल दे दिया है एक स्पेसिफिक यक्ष को, एक मेल को कुबेर के द्वारा एग्जाइल दे दिया गया है, देश निकाला दे दिया गया है, तो वो कैसे एक लव पोएम को कंपोज करके थ्रू रेन यानी कि थ्रू क्लाउड्स ये एक तरह से मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये मेघदूत उसके ऊपर है, तो एक तरह से पोइट्री की काइंड ऑफ ये सिचुएशन जो है एक्सप्लेन की गई है। तो अब वो कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। देन रघुवंशम की बात करते हैं तो रघुवंशम जो है वो लॉर्ड राम की
की जब हम बात करते हैं, राम जो है उनकी जो आप कह सकते हो प्रजा है या जो उनकी लीनियज है वो खत्म तो नहीं हुई है, ठीक है। तो उनके जो लेटर रूलर्स थे दैट इज किंग रघु, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर है, ठीक है, जो कि एंसेस्टर्स किसके थे, लॉर्ड राम के थे, उनकी कहानी के ऊपर है। तो रघुवंशम जो है इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट भी क्या, इसका पार्ट था, यानी कि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। और कौन सी बुक्स कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, यहाँ पर हमारे पास कुमार संभवम, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अभिजान शकुंतलम, मालविका गनिमित्रम, देन विक्रम संयम, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, वैसे विक्रम संवत बोलते हैं इसको जनरल सेंस में, है ना। तो ये कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। वेयर एज हम श्रृंगार षटक की बात करते हैं तो वो किसने लिखी है, कालिदास ने नहीं लिखी है, ये भर्तृहरि ने लिखी है, जो कि एक 7th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे, फिलोसोफर थे, और षटकत्य यानी कि 3 सेंचुरीज की, अगर आप कह सकते हो कि इन्होंने 3 तरह से पार्ट्स के अंदर सेंचुरीज को डिवाइड करते हुए अपनी बुक्स लिखी थी। दैट वाज नीति षटक, देन वैराग्य षटक और श्रृंगार षटक। तो ये उसका आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। देन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग। तो अब उसके सिंपल क्वेश्चन था, बुलंद दरवाजा जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था एट फतेहपुर सीकरी बाय मुगल एम्परर अकबर, ठीक है, सही है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी पे हमारे पास बुलंद दरवाजा बना हुआ है। रीजनिंग क्या कह रही है, अकबर ने इस मॉन्यूमेंट को बनाया था टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। जहांगीर की तो आप कह सकते हो बर्थ बहुत पहले ही हो चुका था, बुलंद दरवाजा बनाया गया था टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात या डेक्कन, ये दोनों चीजें, डेक्कन या गुजरात दोनों वर्ड लिखे जाए तो वो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर बर्थ ऑफ द सन की जगह यहाँ पर डेक्कन या गुजरात के ऊपर विक्ट्री अगर लिखा जाता तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो इसके अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ असर्शन करेक्ट है एंड रीजनिंग यहाँ पर गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सिंपल सा ये फैक्ट है, इसको यहाँ पर मुझे लगता है पढ़ने की भी समझने की भी जरूरत नहीं है। देन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, अगेन ये आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको पोर्ट्स दिए गए हैं, स्टेट्स दी गई हैं, आपको मार्क करना था। पैराडीप फोर्स, जब हम पैराडीप पोर्ट की बात कर रहे हैं ओडिशा के अंदर आता है वो। ट्यूटिकोरिन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे आप कह सकते हो केरला के अंदर, स्पेसिफिकली सॉरी तमिलनाडु के अंदर आता है। काकनिदा पोर्ट की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अलापुजा के पोर्ट के बारे में तो केरला के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यहाँ पर पैराडीप पोर्ट के बारे में है कि ये महानदी रिवर के ऊपर बना है, 1966 के अंदर इसको बनाया गया था। ऐसा इंडिया का मेजर डीप वाटर पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जिस वजह से ये हैंडल करता है आयरन ओर, कोल, क्रूड ऑयल, सबके यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। ट्यूटिकोरिन पोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर है। मेजर एक्सपोर्ट सेंटर इसको 1974 के अंदर बनाया गया। इंपॉर्टेंट किस लिए है, कंटेनर ट्रैफिक के लिए, सॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए, कोल इंपोर्ट्स के लिए एंड लिंक्स विद श्रीलंका के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी। देन काकीनाडा पोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं गोदावरी डेल्टा पे बना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, राइस, सी फूड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इसलिए बनाया गया 1997 में। बट इनमें से भी अगर आप ओल्डेस्ट देखो फिलहाल हमारे पास पैराडीप पोर्ट है, ठीक है। देन केरला की बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी में अंडर द ट्रावनकोर रूलर्स, तो अभी तक ये सबसे पुराना है केरला वाला जो पोर्ट है, ठीक है। माइनर पोर्ट है अभी के लिए बट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिपिंग एंड बैक वाटर ट्रेड के लिए केरला के अंदर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनता है। देन यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच फॉर 2026 इज अवेलेबल विद अस, जहाँ पर आपकी प्री एंड मेंस की जीएस की तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी की कवरेज भी दी जा रही है, मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, पीवाईक्यूज का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का एक्सेस भी मैगजीन्स का आपको दिया जाएगा फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज वेल एज फॉर यूपी, ठीक है। तो मेन्स रिलेटेड आपके सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज आप कहोगे कि जो FLTs है एंड HLTs जो कि आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको कोर्स की इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट है वो भी बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वीडियो जो है मैं बनाने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगी। अदरवाइज 5 क्वेश्चंस डेली तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।